Hello and welcome back. So this is the last topic of, in fact, the last subtopic of topic number 5, which is association of attributes. And before I start, this topic is not very important. तो अगर आपके और topics रहते हैं and you are watching it at a time when the other topics important ones are left, so I would advise कि go through them first and then come to this topic if you have time. बिकॉज इस टॉपिक पर बेस्ड बस दो ही क्वेश्चंस आए हैं इन द प्रीवियस 6 ईयर्स एंड वो भी 2014 एंड 15 के क्वेश्चन पेपर्स में आए थे. आफ्टर दैट इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, जो कि हम अभी तक ब्रीफ में कई बार देख चुके हैं. फर्स्ट इज़ वेरिएबल क्या होता है. जिस कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर कर पाओ उसे, जिससे आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाओ इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स, वी नो दैट दे आर नोन एज वेरिएबल्स और वेरिएट्स. एग्जाम्पल कुड बी एज, जिसे हम ईयर्स में मेजर कर पाते हैं. हाइट, जिसे आप इंचेस में मेजर कर पाते हैं. देन इनकम, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर करेंसी. ये हुआ वेरिएबल. अब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर या फिर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और वी कैन से दीज आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. वो क्वालिटी के बारे में बताते हैं एंड दे टेल अबाउट कि वो क्वालिटी इज इट प्रेजेंट और नॉट. ठीक है, सो दे आर नोन एज योर एट्रीब्यूट्स. सो नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स is a qualitative characteristic which is called or known as attribute. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. जेंडर, सो वी नो you could be a male or not a male. Marital status could be married or not married. Similarly, employment status or the examples of wisdom या फिर honesty. इज़ द पर्सन ऑनेस्ट और नॉट, इज़ ही वाइज और नॉट. ये सब आपके एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो हमें डिफरेंस पता चल गया कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है. अब जब हम वेरिएबल देख रहे थे, हमने इनका कोरिलेशन या फिर इनका रिलेशन स्टडी करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज़ किया. हमारे पास दो वेरिएबल्स थे ना, एक्स एंड वाई, विच वी वर एबल टू एक्सप्रेस न्यूमेरिकली. उनकी क्वांटिटीज़ गिवन होती थी और फिर हम उनका कोरिलेशन स्टडी करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज़ करते थे. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव एट्रीब्यूट्स, तो इनका एसोसिएशन अगर हम स्टडी करना चाहें या इनका रिलेशन हम स्टडी करना चाहें, सो विल हैव सम मेजर्स जिन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो वेरिएबल्स का रिलेशन स्टडी करने के लिए वी हैव कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बट ऑन द अदर हैंड एट्रीब्यूट्स का रिलेशन स्टडी करने के लिए या फिर उनका एसोसिएशन स्टडी करने के लिए वी विल हैव टू स्टडी मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. नाउ वी विल बी यूजिंग सम नोटेशंस इन द लेक्चर. वो नोटेशंस होंगी कैपिटल लेटर्स फर्स्ट एंड द अदर विल बी ग्रीक लेटर्स. तो कैपिटल लेटर्स ए एंड बी, या फिर हम इनको कहेंगे एट्रीब्यूट्स ए एंड बी. इनके करस्पॉन्डिंग हम ग्रीक लेटर्स या ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा. तो ए विल इम्प्लाई प्रेजेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट ए एंड अल्फ़ा का मतलब होगा दैट ए इज़ नॉट प्रेजेंट. सिमिलरली बी का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी एंड बीटा का मतलब होगा दैट एट्रीब्यूट बी इज़ नॉट प्रेजेंट या फिर एट्रीब्यूट बी इज़ एब्सेंट. तो इसका थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है योर जेंडर ऑफ मेल्स, तो बी का मतलब होगा नॉट. अच्छा, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मेल्स, तो अल्फ़ा का मतलब होगा नॉट मेल्स, या वी कैन से अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स फीमेल्स. सिमिलरली अगर बी रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेट्स को, तो बीटा का मतलब क्या होगा, नॉट लिटरेट्स, या फिर वी कॉल देम एज इलिटरेट्स. तो ए ने रिप्रेजेंट किया मेल्स को एंड बी ने रिप्रेजेंट किया लिटरेट्स को, तो अल्फ़ा रिप्रेजेंट करेगा फीमेल्स एंड बीटा रिप्रेजेंट करेगा इलिटरेट्स. अब इन दो एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग
या इनके बेसिस पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो 4 कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देल बी ए बी, फिर ए बीटा, फिर अल्फ़ा बी एंड अल्फ़ा बीटा। जब हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे दैट सिंपली इम्प्लाइज कि हम इनकी फ्रीक्वेंसीज या फिर इनके नंबर को देखना चाह रहे हैं। तो ए बी क्या होगा? ए इज़ मेल एंड बी इज़ लिटरेट, तो ए बी का कॉम्बिनेशन विल बी लिटरेट मेल्स, और जब ब्रैकेट में लिखा इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ दोज लिटरेट मेल्स। सिमिलरली ए बीटा क्या होगा? ए अगर मेल है एंड बीटा इज इलिटरेट, तो ए बीटा कॉम्बिनेशन बनेगा इलिटरेट मेल्स, ब्रैकेट में इफ वी आर राइटिंग इट देन दैट विल बी नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स। फिर अल्फ़ा बी क्या होगा? अल्फ़ा बी विल बी योर फीमेल हु आर लिटरेट्स या फिर लिटरेट फीमेल्स, एंड अल्फ़ा बीटा क्या होगा? योर इलिटरेट फीमेल्स, राइट। तो 4 कॉम्बिनेशंस बने बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कंटिंजेंसी टेबल का, जिसे हम क्रॉस टैब्स और 2 वे टेबल्स भी कहते हैं, एंड दे आर यूज टू समराइज द रिलेशन बिटवीन दी सेवरल एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम ये वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं इसको समराइज करना चाहेंगे तो हमारे पास एक टेबल आती है या टेबल बनती है जिसे हम कंटिंजेंसी टेबल कहते हैं। कंटिंजेंसी टेबल और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक नंबर 9 वेयर विल बी डिस्कसिंग काई स्क्वायर टेस्ट, राइट। तो वहाँ पे कंटिंजेंसी टेबल हम ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे, एंड एक आधा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा वो आई ट्राई टू डिस्कस देयर। तो कंटिंजेंसी टेबल बेसिकली क्या करेगी? इट विल समराइज योर रिलेशन बिटवीन द 2 एट्रीब्यूट्स। फिर कंटिंजेंसी टेबल को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन इट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों कहेंगे हम इसको, या फिर ये किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बताएगी? इट विल टेल अस द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ पीपल हु हैव, या फिर जिनके पास ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर जिनके पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज हु हैव एनी ऑफ दीज 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स। वो हमें बताएगी कि ए बी का क्या नंबर है, ए बीटा का क्या नंबर है, देन नंबर ऑफ पीपल विद alpha b and number of people with alpha beta. This is how a contingency table is defined or how it is used. Then एक एग्जांपल देखते हैं कंटिंजेंसी टेबल का। कंटिंजेंसी टेबल फॉर द 2 एट्रीब्यूट्स a and b is a, हमें अगर हमारी रोज़ है तो हम a या फिर नॉट a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल वाली, तो ए क्या होगा? मेल एंड अल्फ़ा होगा फीमेल। सिमिलरली कॉलम्स हमारे डिनोट करेंगे एट्रीब्यूट बी को या फिर नॉट बी को। कॉलम्स होते हैं वर्टिकल्स, ठीक है, इस टाइप से। तो बी हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? योर लिटरेट्स, एंड बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? बीटा रिप्रेजेंट करेगा इलिटरेट्स को। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि एट्रीब्यूट्स को मीट करनी चाहिए और हम वो वेरीफाई कर सकते हैं टेबल से। तो पहले टेबल देखते हैं एंड देन उससे आपको ये कंडीशंस याद करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन जो आपको हमेशा याद रखनी होगी वो होगी कि फ्रीक्वेंसी हमें पता है कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना। फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी देखा है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जितने भी ये वैल्यूज़ हैं ए बी, ए बीटा, अल्फ़ा बी एंड अल्फ़ा बीटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद फर्स्ट रो जो कि है ये वाली। तो ए बी क्या हुआ? ए बी हुए लिटरेट मेल्स, प्लस ए बीटा क्या हुआ? ए बीटा आर इलिटरेट मेल्स। तो लिटरेट मेल्स हैं और इलिटरेट मेल्स हैं। हमने मेल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या तो वो लिटरेट हैं या फिर इलिटरेट हैं। जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स आएगा विच इज़ इक्वल टू ए। सिमिलरली सेकेंड रो देखोगे तो अल्फ़ा बी इज़ लिटरेट फीमेल्स एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इलिटरेट फीमेल्स। तो अगेन हमने फीमेल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया
विच इज़ ईदर लिटरेट और इलिटरेट। जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे विल हैव द टोटल नंबर ऑफ योर फीमेल्स। देन फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम इज ए बी विच इज़ लिटरेट मेल्स प्लस अल्फ़ा बी विच इज़ लिटरेट फीमेल्स। तो अब हमने लिटरेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि वो लिटरेट मेल्स हैं या फिर वो लिटरेट फीमेल्स हैं। जब हम लिटरेट मेल्स प्लस लिटरेट फीमेल्स को ऐड करेंगे तो विल हैव द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स इन द पॉपुलेशन विच इज़ इक्वल टू बी। सिमिलरली इलिटरेट्स, अगर आप ये वाला बीटा दैट इज सेकेंड कॉलम देखोगे तो वी हैव ए बीटा विच इज़ इलिटरेट मेल्स एंड अल्फ़ा बीटा विच इज़ इलिटरेट फीमेल्स। तो हमने इलिटरेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इलिटरेट मेल्स एंड इलिटरेट फीमेल्स। तो जब हम इनको ऐड करेंगे विल हैव द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स, राइट। तो ये जो ये बी बीटा ए अल्फ़ा आया, दीज आर नोन एज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। बट ऑन द अदर हैंड ये n जो आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन, दिस इज अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। ए अल्फ़ा बी बीटा होगा अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज एंड n होता है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना है। और फिर कंडीशंस कौन सी याद रखनी है जो एट्रीब्यूट्स को मीट करनी होगी। फर्स्ट है ए प्लस अल्फ़ा इक्वल टू एन। ए प्लस अल्फ़ा इक्वल टू एन है आपका थर्ड कॉलम। इसका क्या मतलब होगा, मेल एंड फीमेल को जब आप टोटल करोगे तो टोटल पॉपुलेशन आनी चाहिए। फिर थर्ड रो को देखो, बी प्लस बीटा इक्वल टू एन। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स एंड लिटरेट्स को जब आप ऐड करोगे सो यू विल हैव योर टोटल पॉपुलेशन या फिर जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल। फिर अब इस कंडीशन को देखो, अगर ए बी प्लस ए बीटा जो कि हमें फर्स्ट रो से मिली थी, दिस इज इक्वल टू ए। सिमिलरली अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा। फिर ए बी प्लस अल्फ़ा बी इक्वल टू बी एंड ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपके एट्रीब्यूट्स अगर मीट करेंगे देन वी से कि दे आर कंसिस्टेंट, ओके। एंड अगर ना याद हो तो इस टाइप की कंटिजेंसी टेबल बना लेना एंड फ्रॉम देयर यू कैन वेरीफाई इट। नाउ अगर हमारे पास कोई दो एट्रीब्यूट्स हैं तो या तो वो एसोसिएटेड होंगे या फिर एसोसिएटेड नहीं होंगे, या फिर वी कैन से कि या तो वो एसोसिएटेड हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। पहले इंडिपेंडेंस की कंडीशंस देख लेते हैं एंड देन विल कम टू देयर एसोसिएशन। तो इंडिपेंडेंस की कंडीशंस क्या हैं, तीन कंडीशंस हैं जिसमें से आपके लिए 2015 क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन योर कंडीशन नंबर 2 and 3 एंड दे आस्क्ड यू कि अगर एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं तो कौन सी कंडीशंस मीट होंगी, ठीक है। और ऑप्शन में कंडीशन 2 और 3 थे। इस टाइप का एक क्वेश्चन था 2015 में। एक क्वेश्चन ये आया था और एक क्वेश्चन 2014 में यूल्स कोएफिशिएंट पे आया था। So there were only two questions in 14 and 15 question paper. After that, they haven't asked any question from association of attributes. Okay, तो first condition आपको याद करनी होगी and it is based on proportion method. तो AB क्या है, अगर हम AB को literate males कहें और उसको divide कर दें total number of males से, this must equal to your total number of this must equal to your literate females divided by the total number of females. So first condition याद करनी है। second condition आपको याद हो ही जाएगी बिकॉज इसके बेसिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन देखेंगे। एंड इसका क्या मतलब है, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन। एज ऑलरेडी टोल्ड, ब्रैकेट का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु हैव द कॉम्बिनेशन ए बी, या फिर नंबर ऑफ पीपल हु आर लिटरेट मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल्स इंटू नंबर ऑफ literates upon the total number of people in the population. Then third condition, AB into alpha beta is equal to A beta into alpha b. इसको याद करने की as such ज़रूरत नहीं पड़ेगी because this is based on Yule's coefficient जो हम डिस्कस करेंगे and we'll see कि जब Yule's coefficient Q 0 होता है तो आपको वहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगी,
ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन याद कर लेना, सेकंड कंडीशन याद हो जाएगी बिकॉज इसके बेसिस पे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन भी इसलिए याद हो जाएगी बिकॉज वील सी यूल्स कोएफिशिएंट, एंड जब यूल्स कोएफिशिएंट 0 होगा सो वी से कि ये कंडीशन मीट हो रही होगी। ओके, नाउ कमिंग टू एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर कंडीशंस मीट हो रही हैं इंडिपेंडेंस की तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। अगर वो कंडीशंस इफ़ दे आर नॉट मेट देन वी से कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन दैट केस, राइट। देन अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब वो एसोसिएटेड है। अब एसोसिएटेड भी जैसे हमारा कोरिलेशन में होता था कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो कोरिलेटेड है ना। अब कोरिलेशन में क्या होता था, या तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। On the similar grounds, we have that the attributes are either positively associated or the attributes are negatively associated. तो हमने सेकंड कंडीशन देखी थी कि ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। बट अगर ये कंडीशन if this condition is not met या फिर satisfy नहीं हो रही and your LHS is greater than your RHS, तो हम कहेंगे कि वो positively associated है। but अगर LHS is less than your RHS तो हम कहेंगे कि the attributes are negatively associated. So if the actual frequency of class AB is more than the computed frequency, then the two attributes are said to be positively associated. And if the actual frequency of class AB is less than the computed frequency, then the two attributes are negatively associated. Actual frequency कौन सी है, LHS, और RHS क्या है, RHS is your computed frequency. ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस में इक्वालिटी होगी। अगर इक्वालिटी नहीं है और LHS is greater than RHS तो positive association, and if LHS is less than RHS then there is negative association. And we can further classify it as completely associated या completely disassociated. Completely associated कब होगा, when number of AB is equal to A. इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, AB क्या था हमारा, AB was your literate males. If this is equal to your males, that is जितने भी आपके males हैं वो सारे literate हैं, तो obviously complete association है literacy में और your gender male में। और अगर इनमें complete association है that means कि females या फिर इनमें complete association है तो दूसरा क्या होगा, इलिटरेसी, एंड मेल्स में कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स अगर ए बी इज इक्वल टू बी, दैट इज लिटरेट मेल्स इज इक्वल टू योर लिटरेट्स, तो हम कहेंगे कि इनमें कंप्लीट एसोसिएशन है। एंड we can also say कि alpha b, that is females and literates में कोई association नहीं है because जितने भी वो literates हैं वो सारे males हैं। ठीक है, तो these two conditions will imply कि there is complete association. On the other hand, the two attributes are said to be completely disassociated when AB equals to 0. इन दोनों attributes का combination, that is लिटरेट्स एंड मेल्स का कॉम्बिनेशन इज 0, या फिर अल्फ़ा बीटा जो कि इनका एक नेगेटिव ए एंड नेगेटिव बी या नॉट ए एंड नॉट बी है, उनका कॉम्बिनेशन 0 होगा, दैट इज़ इलिटरेट फीमेल्स का नंबर 0 हो जाएगा। अब पॉइंट एक ये आता है कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि देयर इज़ कम्प्लीटली नो एसोसिएशन। एंड कम्प्लीटली नो एसोसिएशन क्यों बोला, क्योंकि कुछ बुक्स में डिसएसोसिएशन वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन। जैसे कि अगर Q -1 है दैट मीन्स कि वो डिसएसोसिएटेड है, दैट इज़ उनमें एक
नेगेटिव एसोसिएशन प्रेजेंट है तब वो डिसएसोसिएटेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो यूज़ है डिसएसोसिएटेड का यहाँ पे वो इसलिए कि एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन हम कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन। आर मीनिंग हेयर इज़ दिस, बट ऑन द अदर हैंड अदर बुक्स से कि अगर q -1 है तो हम उसे डिसएसोसिएटेड कहेंगे, पर उनकी डेफिनेशन फिर डिसएसोसिएटेड की चेंज हो जाती है एंड दे से कि फॉर देम इट इज़ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन, राइट। तो ये कंडीशंस याद कर लेना। फिर आते हैं यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पे। इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बेस्ड 2014 में क्वेश्चन आया था, विच वॉज द सेकेंड क्वेश्चन विच आई वॉज रेफरिंग टू, कि 2 क्वेश्चंस आए थे। ओके तो इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा था, वो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता था एंड मैग्नीट्यूड बताता था। सिमिलरली यूल्स कोएफिशिएंट विल क्वांटिफाई द एसोसिएशन बिटवीन द 2 एट्रीब्यूट्स। उसका फॉर्मूला क्या होगा, q इज इक्वल टू ए बी, दैट इज नंबर ऑफ ए बी इंटू नंबर ऑफ अल्फ़ा बीटा माइनस नंबर ऑफ ए बीटा इंटू नंबर ऑफ अल्फ़ा बी। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, बस माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर अब जैसे हमारी r की वैल्यू लाई करती थी -1 से +1 के बीच में, सिमिलरली q हेयर लाइज बिटवीन माइनस एंड +1। तो 3 केसेस क्या हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट 3 केसेस हैं जब q की वैल्यू 0 है। अब q की वैल्यू 0 है तो एज आई टोल्ड यू कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वी से दे आर नॉट एसोसिएटेड और डिसएसोसिएटेड। तो उस केस में q अगर 0 है दैट विल इम्प्लाई ए बी, जस्ट सी दिस फॉर्मूला आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू इट। तो ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी इज इक्वल टू 0, विच विल इम्प्लाई कि ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी, राइट। तो यही हमारी थर्ड कंडीशन भी थी इनफैक्ट फॉर इंडिपेंडेंस। फिर सेकंड केस आता है, अगर q1 है तो वी से कि देयर इज़ परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, जैसा कि r इक्वल टू +1 के केस में होता था, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन थी। सिमिलरली हेयर परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। तो उस केस में ए बीटा विल बी 0 एंड अल्फ़ा बी विल बी 0, क्योंकि ए एंड बी में परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है, ना कि नॉट ए या फिर नॉट बी में। सिमिलरली q अगर -1 होगा तो देयर इज़ परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, देयर ए बी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। फिर एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर आपके q की वैल्यू ग्रेटर दैन 0.5 आती है तो हम कहेंगे कि देयर इज़ हाई डिग्री या फिर हाई ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन। सिमिलरली अगर q लेस दैन 0.5 आएगा देन वी से देयर इज़ लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। ओके तो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड बिफोर दैट लेट मी टेल कि आपको क्या क्या याद रखना है अकॉर्डिंग टू द 2 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए थे। बाकी तो आई हैव ट्राइड टू मेक दिस लेक्चर एज ब्रीफ एज पॉसिबल। तो आपको इंडिपेंडेंस की जो 3 कंडीशंस थी वो याद रखनी है एंड यूल्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज 1660 candidates appeared for competitive exam, 425 were successful, 252 had attended a coaching class, and of these 252, 150 came successful. Is there any association between success and utility of coaching class? तो अगर हम अपने 2 attributes A and B consider करें as let's say A was presence of coaching एंड बी वॉज सक्सेस, ठीक है। अब हमें देखना है कि इज़ देयर एनी एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी ए बी एंड ए इंटू बी अपॉन एन। अगर ये इक्वल हो गया तो इंडिपेंडेंस है, एल एच एस इज़ ग्रेटर दैन आर एच एस हुआ तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, एंड इफ़ एल एच एस इज़ लेस दैन आर एच एस तो नेगेटिव एसोसिएशन है। सो लेट्स कैलकुलेट दीज वैल्यूज़। अब ए बी क्या है, ए बी इज़
द स्टूडेंट्स हु टुक कोचिंग एंड वर सक्सेसफुल, ए बी कॉम्बिनेशन से ही बनेगा ना, कोचिंग एंड सक्सेस। तो वो कितने स्टूडेंट्स थे, 252 ने कोचिंग ली थी और उनमें से 150 सक्सेसफुल थे, तो ए बी की वैल्यू क्या हुई 150। फिर आर एच एस देखते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड कोचिंग विच वॉज 252 into number of B, that is number of students who were successful, 425 were successful, upon n, n क्या था, the total number of candidates या total number of students which was 1660 had appeared for the exam। तो RHS की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 64.52 एंड LHS था 150। अब LHS इज ग्रेटर देन RHS, तो ये कौन सा केस हुआ, दिस इज पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो वी कैन से येस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन सक्सेस एंड यूटिलिटी ऑफ कोचिंग, देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in an institute out of 200 students 150 were boys, in an exam 120 boys and 40 girls passed, find the Yule's coefficient of association between gender and success and comment on the result। तो इसके बेसिस पे उन्होंने आपको एक कंटिजेंसी टेबल प्रोवाइड की हुई है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2014 क्वेश्चन पेपर, ऑलमोस्ट इसी टाइप का था, कंटिजेंसी टेबल थी एंड यूल्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो यूल्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी अपॉन यही सेम बस बीच में पॉजिटिव साइन, तो ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। अब ए बी क्या है, कॉम्बिनेशन ए बी इज इक्वल टू 120, अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे 10 माइनस ए बीटा विच इज़ 30 इंटू अल्फ़ा बी विच इज़ 40। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 120 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 40, तो इसको सॉल्व करोगे यूल हैव योर वैल्यू ऑफ Q एज इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज इंडिपेंडेंस, या फिर वी कैन से कि द टू एट्रीब्यूट्स जेंडर एंड सक्सेस आर इंडिपेंडेंट। तो इट डज नॉट मैटर विच जेंडर यू बिलोंग टू, सक्सेस डज नॉट मैटर ऑन योर जेंडर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू माइट बी गिवन योर ऑप्शंस। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालना है। दो एट्रीब्यूट्स गिवन हैं एज वेट एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो दो एट्रीब्यूट्स को फर्दर कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया है, दो एट्रीब्यूट्स को क्लासीफाई किया है वेट एज बिलो नॉर्मल वेट एंड अबव नॉर्मल वेट, सिमिलरली इकोनॉमिक कंडीशन एज पुअर चिल्ड्रन और रिच चिल्ड्रन। सो आपको पता है यूल्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, यूल अप्लाई दैट, आंसर आएगा 0.92 एंड सिंस इट इज़ ग्रेटर दैन 0.5 तो वी कैन से कि देयर इज़ हाई पॉजिटिव एसोसिएशन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड आउट कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। यहाँ पे यूल्स कोएफिशिएंट अप्लाई करोगे, सेकेंड प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते एंड वी कैन नॉट अप्लाई दैट बिकॉज सेकेंड जो इनफैक्ट कंडीशन थी फॉर इंडिपेंडेंस, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। सिमिलरली फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास a एंड b की वैल्यूज़ नहीं हैं। एंड बची कौन सी कंडीशन, q इक्वल्स टू 0 से आप इसको फाइंड आउट करोगे एंड देन यूल गेट टू नो कि येस दे आर इंडिपेंडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, यू हैव टू एट्रीब्यूट्स a एंड b एंड कुछ कंडीशंस गिवन हैं। अब सिंस यहाँ पे n गिवन है तो आप सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन है या फिर नेगेटिव एसोसिएशन है। तो आंसर आएगा कि देयर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन।
तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन। तो जैसे यूल्स कोएफिशिएंट होता है, सिमिलरली एक ये भी कोएफिशिएंट होता है कॉलिगेशन का। ऑल द यूल्स कोएफिशिएंट ज़्यादा यूज़ होता है बट स्टिल, तो उसे हम डिनोट करते हैं गामा से। उसका फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आप ये याद रख लेना कि यूल्स कोएफिशिएंट Q इज़ इक्वल टू 2 गामा अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर। तो यूल्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद होगा, तो आप वैल्यूज़ उसकी फाइंड आउट कर लेना, फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ गामा। ठीक है, तो और फॉर्मूलाज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंस देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इन केस आते हैं तो today's lecture is more than enough to tackle those questions. Right, so that is all for today's lecture. In case of any doubts, you can either email us or you can reach us on WhatsApp or Telegram, and join our Telegram channel and subscribe to the channel if you have not. If you like the content, then press the like button and also uh, press the bell icon so that you get notified whenever we upload any videos. So that is all. Thank you so much. Have a great day ahead.